नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार खत्म होते होते एक नए राजनीतिक विवाद की शुरुआत हो गई है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को निंदनीय बताया और माफी मांगने की मांग की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव किसके लिए बन रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई, इस पर होगी विशेष चर्चा। साथ ही बताएंगे दिन भर की खबरों में महिलाओं के हक की लड़ाई हुई तेज, दिखाएंगे विपक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश महिला पदयात्रा। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में ईंधन सप्लाई सामान्य है। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ ही होंगी कुछ और खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी। भड़की बीजेपी ने खड़गे के बयान को बताया जनता का अपमान, कहा मांगे माफी कांग्रेस अध्यक्ष। तेईस अप्रैल के लिए थम गया प्रचार अभियान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार, तो टीएमसी और कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु में भी नेताओं ने किया जोरदार प्रचार। महिलाओं के हक की लड़ाई होती जा रही तेज। विपक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश महिला पदयात्रा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और गोवा सीएम प्रमोद सावंत समेत सभी एनडीए नेताओं ने कहा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य। पर्याप्त घरेलू गैस उपलब्ध, कमर्शियल गैस की आपूर्ति हुई 70%। अठारहवें सिविल सेवा दिवस समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों को उपराष्ट्रपति ने किया संबोधित, कहा ज्यादा अधिकारों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्र सेवा ही है विकसित भारत की नींव। और अगले दौर की शांति वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। ईरान के हिस्सा लेने की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। ईरान की धमकी, अगर फिर हुई जंग तो तेहरान रणक्षेत्र में नए पत्ते खोलने को तैयार। और न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। तमिलनाडु चुनाव के चरम तक पहुंचते पहुंचते भाषा की गरिमा भी तार तार हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एआईएडीएमके के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी। आइए सुनते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। People who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों को बेइज्जत करना बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की है। They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who is elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters. I strongly condemn it. They should apologize to the nation.
और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम और भी ज्यादा आक्रामक रूप से ले चुका है। भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां, तीखे बयान और जमीनी स्तर पर जबरदस्त सक्रियता ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के नेता जनता को लुभाने में जी जान से जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर किया जमकर प्रहार। पश्चिम वर्धमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद गरीबों की योजना बंद होने का झूठ फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर गरीबों के लिए नई योजना चलाई जाएगी और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में रोड शो किया। वहीं इस विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दावा किया कि पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसकी सरकार बनेगी। वहीं उत्तर 24 परगना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रोड शो किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के लिए प्रचार किया। सचिन पायलट ने कहा कि पहली बार कांग्रेस पूरे राज्य में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले की घटना सामने आई है, जो बंगाल में मतदान से पहले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते मामलों का हिस्सा है। जानकारी के अनुसार दांतन में भाजपा उम्मीदवार अजीत कुमार जाना की बाइक रैली के दौरान उन पर और उनके समर्थकों पर टीएमसी के लोगों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि भाजपा उम्मीदवार अजीत जाना का एक हाथ टूटने की भी खबर है। चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले चुनावी सीटों पर यह नियम लागू हो गया है, जिसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर रोक रहेगी, जबकि दिन में भी बाइक पर पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। मोटरसाइकिल पर जुलूस निकालने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए बाइक के इस्तेमाल पर भी आयोग ने रोक लगाई है। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल और पारिवारिक कारणों के लिए इसमें छूट दी गई है। मतदान वाले दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्य को बैठाकर वोट डालने जाने की इजाजत होगी। आयोग का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य डराने, धमकाने और वोटरों को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। पश्चिम बंगाल चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे। एक तरफ मां माटी मानुष का नारा है, तो दूसरी तरफ सोनार बांग्ला और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प। हालांकि जनता को कौन सा मुद्दा भाता है, ये 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका है। प्रचार के अंतिम दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। 23 अप्रैल को राज्य की 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इस बार 4023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के सियासी समर का शोर अब थम गया है। 23 अप्रैल को प्रदेश में एक चरण में 234 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने विल्लीवक्कम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, तो उनके बेटे और चेपॉक
तिरुवल्लीकेनी विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक ट्रिप्लिकेन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु चुनाव के चरम तक पहुंचते पहुंचते भाषा की गरिमा भी तार तार हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने एआईएडीएमके के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की और भाषा की मर्यादा लांघ दी। वहीं भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए राज्य में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने एमके स्टालिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति विभाजनकारी है। चेन्नई टीवी के प्रमुख विजय ने डीएमके और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीतिक दुश्मन डीएमके है तो वहीं वैचारिक दुश्मन बीजेपी है। वहीं एनडीए का प्रचार करने पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं के लिए फैसला लेने का ये सही समय है। अगर वे चूके तो 5 साल गवा देंगे। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार और विकास चाहिए तो एनडीए को वोट दें। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन के सामने अपना द्रविड़ किला बचाने की चुनौती है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता वापसी की राह तलाश रहा है। हालांकि अभिनेता विजय की नई पार्टी ने चुनावी समीकरणों को उलझा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के लिए क्या कहा, ये सुनते हैं। की भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये दिखाता है कि संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी आरएसएस वालों को जहरीला सांप बोलकर मारने की हिदायत दी थी मुसलमानों को। इससे पहले उन्होंने सनातन के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मोदी जी को रावण बोला है। 150 से अधिक गालियां कांग्रेस वालों ने मोदी जी को दी है। मरने मारने की कामना की है। कब्र खुदेगी मोदी की। गंगू तेली, नीच, भस्मसुर, उनकी माता जी को गाली, जाति समाज को गाली। तो किसी प्रकार से मोदी जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले एक चरण के चुनाव से पहले आज अंतिम दिन था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। विशेष हमारा आधारित है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनावी रण। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रकाश शांडिल्य, एडिटर, राष्ट्रीय महानगर, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। साथ ही हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और हमारे साथ निशांत राय जुड़ रहे हैं चेन्नई से। निशांत, सबसे पहले आपके पास आते हैं, किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टिप्पणी रही है, चुनाव प्रचार समाप्त होते होते इस टिप्पणी ने एक नए विवाद की शुरुआत कर दी। चिंताजनक है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतने सीनियर नेता अगर प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल चुनावी कैंपेन के दौरान कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस राजनीति के किस स्तर तक जा रही है। अगर कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता या कार्यकर्ता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता, अलग बात होती, लेकिन अगर कांग्रेस के आला कमान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय। और डेमोक्रेसी में एक दूसरे से जो है मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद वाली परिस्थितियां हैं। और ये हालांकि इस पर खड़गे की सफाई तभी आई थी, लेकिन इस तरीके के शब्दों को बोलना प्रधानमंत्री के लिए, उस पर बीजेपी तमिलनाडु की अगर बात करें तो हमलावर हो गई है। और तुरंत उस समय उसके तुरंत बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अन्नामलई, पीयूष गोयल, सभी ने एक एक करके अपनी बात रखी। और सभी का कहना है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी के माध्यम से चुन के आए प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी बेहद निंदाजनक और शर्मनाक है।
निशांत, क्योंकि अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस तरह का बयान देना ये बताता है क्या इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी दिखाई दे रही हैं कि इस तरह के बयान का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं, उसका सहयोगी गठबंधन डीएमके है। और डीएमके और कांग्रेस की दूरियां हमें इस तरीके से नजर आई कि एमके स्टालिन अपने रोड शो में अरविंद केजरीवाल को जरूर बुला लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ कोई रोड शो नहीं करते हैं, कोई मंच शेयर नहीं करते हैं। 28 सीटों के साथ कांग्रेस इस गठबंधन में मौजूद है अन्य पार्टियों के साथ। अगर दूसरे नंबर पे इस गठबंधन में किसी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं तो कांग्रेस के पास है डीएमके के साथ। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी के मंच पर एमके स्टालिन का नहीं आना, एमके स्टालिन के मंच पर राहुल गांधी का नहीं आना, कांग्रेस की लड़ाई फिलहाल अपनों से है। और कांग्रेस एक तरीके से बीजेपी पर बाद में हमलावर हो। पहले पूरे चुनाव में, चाहे पुद्दुचेरी का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु का चुनाव हो, ये जो दूरियां हैं ये मिट नहीं पाए। इसकी शुरुआत टिकट बंटवारे को लेकर हुई थी और टिकट बंटवारे के बाद से खटास जस की तस बनी रही। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके का बयान देते हैं तो कांग्रेस को ये सोचने वाली बात है कि आप अपने सहयोगी गठबंधन को नहीं मना पा रहे हैं और विपक्ष के लिए, अपने विपक्ष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार शेखर अय्यर साहब से इस पूरी खबर पे एक टिप्पणी उनकी भी ले ली जाए। शेखर अय्यर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक तरह का प्रयोग है, अमित मालवीय का कहना है कि ये कांग्रेस का एक नया प्रयोग है, वहीं पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि 140 करोड़ लोगों का अपमान है ये टिप्पणी, मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस टिप्पणी को? प्रीतू जी, जैसे अभी आपके चेन्नई से बता रहे थे, जो तमिलनाडु में जो कांग्रेस की जो हालत रही है, बड़े नेगोशिएशंस के बाद, इतने सीटें लेने के बाद भी कोई ठीक तरह से कैंपेन नहीं हो पाया, ना पुदुचेरी में हो पाया ना तमिलनाडु में हो पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर तमिलनाडु में खास करके ना कैंडिडेट खुश है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो खुश है, ना उनके जो बड़े पार्टनर डीएमके और डीएमके नेतृत्व वो तो बहुत नाराज है कि राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया एक मंच में आने के लिए। कई बार दावत की गई थी, 15 अप्रैल में ही करना था शेलम में, वहाँ भी नहीं आए। तो एक तरफ से अलायंस होते हुए भी वो अलायंस नहीं है, लेकिन सीटें दी गई थी, बस चुनाव लड़ रहे। क्योंकि राहुल गांधी जी का बड़ा नाराजी ये था कि बार बार उनके कहने के बाद भी स्टालिन ने इनकार कर दिया कि कोई समझौता नहीं हो पाएगा सत्ता में भागीदारी जो कांग्रेस चाहती थी। तो इसीलिए जो बातें करके कह रहे हैं। और एक दूसरी बात देखिए, ये अलायंस फाइनली होने का कारण भी खड़गे और पी चिदम्बरम है। उन्होंने सोनिया से बात करके राहुल को साइडलाइन करके ही ये अलायंस हुआ करके बात चल रही है। और जिस तरह टिकटें भी बाद में बांटी गई है कांग्रेस के अंदर तमिलनाडु में, इतने एलिगेशंस है, इतने कंप्लेंट्स है, बार बार वही बात रहे भाई टिकटें बेचे गए। शेखर अय्यर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है? ये विवाद लंबा चलेगा, इस पर माफी तलाफी तो होगी ही, लेकिन अगर तमिलनाडु के चुनाव की बात करें तो कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है ये कांग्रेस को? देखिए, इस तरह की बातें, ये देखिए, ये इस तरह की बातें कभी डीएमके ने कभी नहीं किया है या बाकी कोई सहयोगी दलों ने इस तरह बातें नहीं किया जिस तरह आज कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। और कांग्रेस अध्यक्ष की बयान मैं मानता हूं ना केवल तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में भी और ऑल इंडिया में एक जो छवि बनी है खड़गे के बारे में कि खड़गे जो मर्जी बोलते हैं, क्योंकि स्वयं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जिस पद पे है। वो अध्यक्ष है जरूर, लेकिन उनको बार बार लगता है कि उनका कोई वॉइस नहीं है, उनको कोई सुनते नहीं है। सारा चीजें हाईकमांड मान लीजिए वो राहुल गांधी तय करते हैं और उनका कोई ज्यादा कोई रोल ही नहीं है, तो स्वयं ही बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी बात, उनकी जो होम स्टेट है कर्नाटका में, वहाँ आप देख रहे हैं कि जो हालत फिर बन रही है, वहाँ पे दोबारा क्राइसिस बन रहा है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। सिद्धरामैया के जो समर्थक वो कह रहे नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री है, उनको एक एश्योरेंस दिया गया है कि भाई किसी तरह परिवर्तन हो जाएगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो आश्वासन दिया गया था 2023 में अपने होम स्टेट में
मैं तो सुन रहा खड़गे स्वयं चाहेंगे कि उनको लेकिन मुख्यमंत्री शेखर बना साहब दे, अपनी तो पार्टी वो का चले जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं कि वो सार्वजनिक मंच पे बैठ के देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इतना अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है, ये पूरी देश की छवि के लिए एक बड़ा सवाल होता है जब किसी पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। हमारे साथ बंगाल से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी कई एहतियात बरती है, किस तरह का प्रचार रहा, कौन से बड़े मुद्दे रहे जो इस चरण में, पहले चरण में हावी रहे हैं? रितु जी, देखिए, पहले चरण में जो मुद्दे बीजेपी के तरफ से उठाए गए वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो नारी सुरक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, घोटाले का मुद्दा है, और सबसे बड़ी जो बात है, चुनाव के दिन जो वायलेंस होता है, जो हिंसा होता है, वो भी आज चुनाव का लास्ट डे था। और आखिर के जो दिन था पहला चरण के लिए, चुनाव के कैंपेन का जो आखिरी का दिन था, पहले चरण के लिए 16 जिले में 152 सीटों में जो मतदान होने जा रहा है गुरुवार को, उसके कैंपेन के लिए, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ कहा कि जो लोग पोल डे पर अगर वोट देने अगर बाधा डाले, अड़चने पैदा करे, तो उनको उनके हिसाब से उनका भी व्यवस्था लिया जाएगा, ये तय किया जाएगा। और दूसरी तरफ से आप अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी अभी से जो है वो बार बार ये आशंका जता रही है कि उनकी ईवीएम में चोरी होगा, जो वोटर्स है, जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, उनकी गिरफ्तारी होगा। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं एक के बाद एक आशंकाएं जताई जा रही है ममता बनर्जी, और साथ ही साथ जैसे शुरू से चुनाव आयोग को वो अपना प्रतिपक्ष मानकर निशाना साध रही थी, वैसे ही निशाना आज भी लास्ट डे के जो कैंपेन में देखा गया उसमें भी वही रवैया वो उनका था। और कहीं ना कहीं जाके एक देखने को मिला कि एक दबाव ममता बनर्जी के ऊपर है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी की तरफ से लगातार जो कैंपेन किए जा रहे हैं कि पूरे मुद्दे पर पूरे जो कैंपेन अब तक हुआ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय ममता बनर्जी या तो एसआईआर को लेकर बोली है या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ बोली है, लेकिन 15 साल में उनके सरकार ने क्या किया ये ज्यादा देखने को नहीं मिला। जनता के बीच में अपने किए हुए 15 साल के काम को कम लेके गई है, केंद्र के साथ जो टकराव रहा है वो ज्यादा उनके भाषणों का हिस्सा रहा है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बंगाल की लड़ाई किसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है? ऋतु, पश्चिम बंगाल का माहौल भी खड़गे के जहरीले बयान से कम खराब नहीं है। गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव, और चुनाव जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, चुनाव आयोग ने जिस दिन से घोषणा की है तब से हमने पश्चिम बंगाल में हिंसा की और भाषाई मर्यादाओं को लांघने की बहुत सी घटनाएं देखी हैं। आयोग का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री को बाहरी कहा गया, घुसपैठिया कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गालियां तक दी गई। एसआईआर पर जो चिल्लाहट शुरू हुई, एसआईआर आपको मालूम है कि एक साथ 12 राज्यों में हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में सारी पराकाष्ठा पार कर दी। बार बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम हो रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अगर यहाँ पर आते हैं तो उन पे उंगली उठाई जाती है। कल रात को इस्लामपुर में एक माकपा कर्मी की हत्या कर दी गई, और जगह जगह पर मतदाताओं को डराया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के उनके पोस्टर बैनर सारे फाड़ दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी की जो सरकार 15 वर्षों में रही है, इसने पश्चिम बंगाल का जितना नुकसान किया है उतना संभवतः वामपंथियों ने 35 वर्षों में नहीं किया होगा। ऋतु जी, 50 वर्षों के इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो यह दुर्भाग्य रहा है कि पश्चिम बंगाल का कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के साथ में यहाँ पर हमेशा एक विरोध की भावना रही है। केंद्र सरकार की कोई भी योजना यहाँ लागू नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि वे योजनाएं बंगाल की जनता के लिए लागू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को लाभ देना नहीं चाहती है। मैं सौरभ की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ की माताओं को
सुरक्षा चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन इस सरकार के पास में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को डराना, और आज जैसा कि प्रचार समाप्त हो गया है, अगले 2 दिनों में हिंसा की अब भी बहुत सारी आशंका बनी हुई है। तो क्या प्रकाश जी पोस्ट पोल वायलेंस भी इस चुनाव में एक बड़ा मसला है? क्योंकि 2021 के चुनाव के बाद, जब मतदान के बाद नतीजे आने के बाद जिस तरह का हमने एक तरह से हिंसा देखी जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंची, वो तमाम मामले, क्या ये भी एक बड़ा मसला है? रितु जी, आपको याद होगा कि 2021 के चुनाव के बाद में पश्चिम बंगाल से लगभग 70,000 लोगों ने पलायन किया था। आसाम और झारखंड में जाके लोगों ने शरण ली थी। कई लोगों के घर जला दिए गए थे, जो आज तक लोग आतंकित हैं। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के जबरदस्त प्रबंध किए हैं, और इस बार चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया कि पिछले बार जो 8 चरणों में मतदान हुआ था, इस बार उसकी संख्या घटाकर केवल 2 चरणों में रख दी गई है। उसके बावजूद यहाँ के लोगों को डराने का कोई भी ऐसा माध्यम जिसको अपनाया जा सकता है, कांग्रेस तृणमूल पार्टी के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्य सरकार में होने के बावजूद, 15 वर्षों तक सरकार में होने और 100 से ज्यादा फेल्योर योजनाएं चलाने के बावजूद सरकार को डर है कि ये सरकार के पैरों से जमीन खिसक रही है, और यही कारण है कि लोगों को गांव में जाके डराया जा रहा है, शहरों में डराया जा रहा है। और इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने कलकत्ता महानगर और आसपास के बड़े शहरों में जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पर मतदान के बूथ बनाए और वहां पे मतदान कराने की इस बार बात सामने आ रही है, जबकि उनको भी डराया जा रहा है। और ये बंगाल का पुराना इतिहास रहा है। इस बार भी आशंका अब तक हटी नहीं है, माहौल में डर व्याप्त है। हालांकि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध केंद्र सरकार, ये चुनाव आयोग ने किए हैं। जी प्रकाश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शेखर साहब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण कानून के अमल को लेकर संशोधन बिल विपक्ष ने नहीं पास होने दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका श्रेय लेती दिखाई दे रही है, इसको अपनी एक उपलब्धि बता रही है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को संदर्भ में देखने की जरूरत है? क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव उस कानून के अमल को लेकर, जो परिसीमन संशोधन विधेयक था, उसके गिरने के बाद ये पहला चुनाव है। बिल्कुल, देखिए महिला वोटर की जो भूमिका है तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में भी बहुत अहम भूमिका है। इसीलिए आपने देखा होगा दोनों राज्यों में दोनों रूलिंग पार्टियों ने महिला वोटर्स को अपने अट्रैक्ट करने के लिए कई स्कीम्स की घोषणा की है, पैसे देने की बात की है। कोई 2,000 दे रहे, कोई 1,500 दे रहे, कोई 3,000 देने की वादा किया है। इसके अलावा 8,000 की कूपन देने की बात की है टीएम के। वैसे ममता जी का आप देखेंगे 10 प्रॉमिसेस है, वो पहले ही लक्ष्मी भंडार करके एक कार्यक्रम चल रहा है, और भी पैसे। देखिए बड़ी बात जो रितु जी ऐसा है कि ममता बनर्जी के लोगों को देने के लिए और कुछ नया कुछ नहीं है, कोई कल्पना नहीं है बंगाल को कैसे आगे जेल जाए, आगे 20 साल में बंगाल कहाँ पहुँचना है, बंगाल की जो बुनियादी जो समस्या है उसको कैसे हल करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या विजन है, कोई विजन नहीं है। 15 साल राज कर लिए, 15 साल का ये दिखा दिए, और आने वाले 5 साल में चीजें कोई बेटर होगा ऐसे उम्मीद ना वोटर में है, ना पार्टी कुछ देने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी एक माहौल है जहां पे जैसा भी बताया गया, जो भय ज्यादा फायदा करने की जो कोशिश है लगातार, इसीलिए कहा जा रहा है अगर इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली लोगों को घर से निकाल के वोट करने के मौका दे दे तो परिवर्तन की जो बात चल रही है उसका बहुत असर पड़ेगा। जी शेखर साहब, भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ तमिलनाडु के चुनाव से क्या उम्मीद कर रही है इस बार? देखिए तमिलनाडु में भी यही बात है। तमिलनाडु में क्या हुआ है, 5 साल में कोई ज्यादा कोई अचीव नहीं किया, पिछले 2 साल में और पिछले 6 महीना में वही कई स्कीम्स की बात हुई, ये देने का, वो देने का, पैसे देने का। लेकिन डीएमके का जो ये रहा है, जो जमीन स्तर पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कई इलाके में जो मंत्री हैं जिनको दोबारा खड़ा किया गया है और कई एमएलए जिनको खड़ा किया, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसके अलावा एक जो नया एक्स फैक्टर के रूप में जो एक्टर अभिनेता विजय जी, उनकी जो पार्टी आई है, वो स्वयं कितने वोट अपने पास कर पाएगी अलग बात है, लेकिन वोट काटने में बहुत भूमिका रचा सकती है। ठीक, प्रकाश जी, शेखर साहब समय कम है। प्रकाश जी, अंत में आपसे सिर्फ टिप्पणी, महिला आरक्षण कानून
में जो अड़चन विपक्ष ने डाली है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है पश्चिम बंगाल में? महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के स्वाभिमान और महिलाओं के अपमान की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन 15 वर्षों में महिलाओं के सम्मान का कुछ भी नहीं रखा है। उनको 1200-1500 रुपए का मासिक भत्ता दे करके उनके स्वाभिमान के साथ में, उनके सम्मान के साथ में खेल करने का काम किया है। ममता बनर्जी के लिए, वे देश की बहुत पुरानी नेता है, 7 बार संसद सदस्य रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, 15 वर्षों से बंगाल की मुख्यमंत्री है। उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वे महिला आरक्षण बिल के ऊपर में अपनी बात को स्पष्ट रखती और महिलाओं के हित की बात करके इसको समर्थन करती, लेकिन वो चूंकि विपक्ष में लंबे समय तक रही है और नकारात्मक राजनीति उनके कैरियर का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इस बार भी उन्होंने महिला आरक्षण पर समर्थन न दे करके उसका विरोध करके अपनी मानसिकता को प्रकट कर दिया है। बंगाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। संदेश खाली का इतिहास आपको याद होगा, जहां पर हजारों महिलाओं ने तृणमूल पार्टी के गुंडों के आके किस तरीके से विरोध किया था। ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां का समर्थन किया था, आरजी कर अस्पताल, बाकी ऐसी तमाम घटनाएं हैं आपके सामने, क्या बार बार दोहराएं, हमारे सभी दर्शकों को मालूम है। बिल्कुल प्रकाश जी, टीएमसी के लिए यही तुरुप का पत्ता कि महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की है, लेकिन महिला सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसे मसलों पर ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल उठे। बट इन 5 सालों के बाद अब ये मौका है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत की बढ़त के साथ कुछ नए अच्छे नतीजे देखने की एक तरह से ख्वाहिश के साथ चुनावी मैदान में है, तो वही ममता बनर्जी को भी अपने किले को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर साहब, आपका भी, प्रकाश जी आपका भी, सौरभ आपका, निशांत आपका हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम हुआ तेज। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा the taste of India, जरा सी अनबन प्यार, जरा सा the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पारित न होने देने पर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। महिलाओं के हक की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोवा सीएम प्रमोद सावंत समेत सभी एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महिला आरक्षण को लेकर देश की सियासत अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। सड़कों पर नारी शक्ति का उबाल है और राजनीति के केंद्र में है आधी आबादी का हक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिलचिलाती गर्मी की परवाह न करते हुए सड़कों पर उमड़ा नारी शक्ति का सैलाब। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पारित न होने पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी, हाथों में तख्तियां, जुबा पर नारों के साथ अपने अधिकारों की मांग।
देश की सियासत में आधी आबादी की आवाज अब एक ऐसी लहर बन चुकी है जिसे रोकना नामुमकिन है। लखनऊ से लेकर गोवा तक सड़कों पर महिलाओं का हुजूम है और निशाने पर है विपक्षी गठबंधन। आज की जो जन आक्रोश रैली थी वो इसी का सिंबल है कि सारी महिलाओं को बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोशित है वो इस बात से कि नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हुआ। और हमने पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से ये भी बोला है कि हमारा समर्थन पूर्णतः आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें आज गवाह बनी उस आक्रोश की जो अब देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप भी इन महिलाओं के इरादों को डिगा नहीं सकी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल की राह में रोड़े अटकाने वालों के खिलाफ बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए हल्ला बोल दिया है। इस पदयात्रा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पदयात्रा में शामिल हुए। इन सब ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नारी शक्ति बंधन के प्रति कांग्रेस और सपा उसके सारे सहयोगी दलों का जो रवैया था, आज पूरे देश की महिलाओं में काफी आक्रोश है। आज उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं ने आक्रोश प्रदर्शित किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में इनको दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर के पूरे देश में महिलाओं में गुस्सा है कि जब वोट लेना होता तो हमारे पास आते हैं आधी आबादी के पास, और आधी आबादी के जब हिस्से की बात आती है तो ये हमारा विरोध करते हैं। विपक्ष के विरोध में उठी ये गूंज सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। बीजेपी की गोवा इकाई की महिला कार्यकर्ताओं ने भी मार्च निकाला। गोवा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुवर्णा तेंदुलकर के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय तक मार्च किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विपक्ष को घेरा तो महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष से सवाल किया कि अगर उनके पास इससे बेहतर कोई फार्मूला है तो उसे सामने रखें। What Rahul Gandhi is saying, he defeated the bill. Even Stalin is saying, Tamil Nadu defeated, DMK has to tell, what is your victory? You betrayed the women. नारी शक्ति का हक उनको पंचायत टू पार्लियामेंट जो मिलने वाला था वो नहीं दिया, इसीलिए आज उस कांग्रेस को निषेध करने के लिए, इंडिया अलायंस का निषेध करने के लिए पूरी नारी शक्ति यहाँ पे आई है। उनका मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में उनके राइट के लिए, हक के लिए दे आर फाइटिंग, सो उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महिलाओं को आरक्षण देना, उनका हक नकारना और इसके पातक में शामिल उन सारे पक्ष और उनके लीडर कांग्रेस का हम निषेध करते हैं। और ये पूरे देश की महिलाएं व्यक्त हो रही है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, प्रत्यक्ष रूप में कि ये महिलाओं के प्रति प्रताड़ना है, उनका अपमान है। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि नारी सम्मान का ये संघर्ष अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। महिला आरक्षण पर छिड़ी ये आर पार की जंग का नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब महिलाएं खामोश नहीं रहेंगी। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे भारत सरकार की बड़ी कामयाबी। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतों की दरों को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है। जहां देश में भरपूर मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हैं, तो वहीं कीमतें भी पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को भी स्थिर रखा है। जनवरी में तो हमारा इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $63 पर बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 पर बैरल हो गया और अप्रैल में अभी तक का जो एवरेज है वो लगभग $116 पर बैरल है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। देश में जहां इस वक्त पर्याप्त घरेलू गैस उपलब्ध है, तो वहीं कमर्शियल गैस की आपूर्ति को भी 70% तक पहुंचा दिया गया है। घरों में पाइप्ड गैस के कनेक्शन भी रिकॉर्ड संख्या में पंजीकृत किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा घरों को सीधे पाइप्ड गैस से जोड़ा गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 5,68,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर किया गया है। अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक खाड़ी देशों में भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और मौजूदा परिस्थितियों में शिपिंग लाइन और निर्यातकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे संचालन सुचारू रूप से जारी है। थोड़ा सा समन्वय शिपिंग लाइन और एक्सपोर्टर के बीच में बेहतर हुआ है। ऑल द इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में है वो सेफ हैं और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। दुनिया भर के देशों में जहां पश्चिम एशिया की पल पल बदलती स्थिति ने ईंधन का संकट पैदा किया है, तो वहीं भारत में केंद्र सरकार की निगरानी और सही वक्त पर सही फैसलों ने स्थिति को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे देश के सिविल सेवकों पर विकसित भारत की बड़ी जिम्मेदारी।
एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सिविल सेवकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण का अहम आधार बताते हुए सेवा, सत्यनिष्ठा और समावेशिता पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि राष्ट्र सेवा ही विकसित भारत की नींव है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का इस्पात स्तंभ बताया था। भारत सरकार ने 2006 से इस दिन को औपचारिक रूप से मनाना शुरू किया, जो अब एक सशक्त परंपरा बन चुका है। सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का सूत्रधार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने सेवा और एकता की भावना से राष्ट्र को एकजुट किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, तब सिविल सेवकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। It is a journey of development reaching the lost mile. It is a vision of inclusive growth and development. I urge you all to continue the same level of commitment and integrity in implementing the government schemes so that the benefits truly reach those who need them the most. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने लिखा, सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देते हैं। हमारे सिविल सेवक उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ अपनी सेवा जारी रखें और कर्तव्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। हर साल मनाए जाने वाला ये दिवस सिविल सेवकों को जनसेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का अवसर देता है। तेजी से बदलते समय में नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। ऐसे में सिविल सेवा दिवस विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में बढ़ते एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग की भारत यात्रा संपन्न हो चुकी है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू और भारत की जनता के आत्मीय आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 को समर्थन देते हुए कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग एक सफल यात्रा के बाद मंगलवार को भारत से रवाना हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें विदाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में ठोस परिणाम मिले और एक भविष्य उन्मुखी एजेंडे के साथ साझेदारी को और अधिक मजबूत आधार मिला। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी भारत में मिले सम्मान और आतिथ्य से गदगद दिखे। ली जे-म्यूंग ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ लंबे चौड़े पोस्ट में अपनी भारतीय समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन यात्रा को प्रेरक बताते हुए कहा कि दोनों देशों में संभावनाएं असीम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई भविष्य में हम राजनीति और अर्थशास्त्र के दायरे से आगे बढ़कर एक दूसरे के दृढ़ भागीदार के रूप में आगे बढ़ेंगे और मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण करेंगे। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू और भारत की जनता के आत्मीय आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हिंदी में धन्यवाद लिखा। इससे पहले राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से एक्स पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की गई। इसमें आतिथ्य सत्कार और राजकीय भोज की झलक है। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का संबोधन, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखती है। बता दें कि भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष मुलाकात की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ली जे-म्यूंग का राष्ट्रीय राजधानी में भव्य स्वागत किया। इस बीच दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। सहयोग के नए क्षेत्रों में पोत निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन की मजबूती और विविधता शामिल है। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के विचार एक समान हैं। दोनों देश हरित तकनीक और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत कर युवाओं के लिए नए अवसर बनाने और 2030 तक व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ मिलकर नए भविष्य की राह खोलने में कोरिया गणराज्य परस्पर लाभकारी भागीदार बन गया है। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत का सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। इस अवसर पर कोरियाई विदेश मंत्री ने भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के विकास पथ में एक मजबूत साझेदार बना रहेगा। Korea in return will remain committed to being a reliable partner for India's continued progress and prosperity. I have no doubt that this exhibition will serve as a powerful reminder of our shared history and renewed commitment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत और दक्षिण कोरिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा है कि वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देश शांति स्थिरता का संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने हॉर्मुज संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए क्या है ये बड़ा फैसला और दीजिए मुझे अनुमति। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के हालातों से अनुभव लेकर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के बाद भारत ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा हो जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में हालात अस्थिर बने हुए हैं। यहाँ युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन यह अभी अस्थायी है और इसका भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ है।
हालांकि इलाके में स्थायी शांति हो, इसके लिए सभी पक्षों में बातचीत का सिलसिला भी जारी है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति भी संवेदनशील बनी हुई है। यहां व्यापारिक जहाजों के लिए अभी खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में यहां स्थिति सुधरने की उम्मीद है। लेकिन इस सब के बीच वर्तमान स्थितियों से अनुभव लेकर भारत में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज हम इसी बड़े कदम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया, खासकर हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर इसका क्या असर होगा। भविष्य में हॉर्मुज जैसा संकट आने पर देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा और इस फैसले की जरूरत क्या थी। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई व्यापारिक जहाज समुद्र में कच्चा तेल, गैस या आयात निर्यात का कोई सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जहाज का मालिक बीमा कंपनियों के जरिए इस जहाज का बीमा करवाता है। ये एक विशेष प्रकार का बीमा होता है जो समुद्र के रास्ते माल, जहाज और उनके चालक दल को होने वाली क्षति से बचाता है। यदि हम भारतीय ध्वज वाले जहाजों की बात करें तो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां इन जहाजों का बीमा करती हैं, लेकिन युद्धग्रस्त इलाकों, जोखिम भरे समुद्री रास्तों या किसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव वाली जगहों पर ये कंपनियां या तो बीमा कवरेज नहीं देती या बीमा प्रीमियम काफी बढ़ा देती हैं। यही कारण है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर या ओमान की खाड़ी जैसे रास्ते में बीमा कवरेज नहीं होने के कारण जहाज मालिक इन समुद्री मार्गों पर अपने जहाज भेजने से कतराते हैं। और अगर कुछ कंपनियां बीमा देती भी हैं तो वो काफी महंगा होता है। इसका असर सीधा फिर सामान की लागत पर पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारत में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार व्यापारिक जहाजों के लिए भारत समुद्री बीमा पूल बनाने जा रही है। इसके गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह पूल 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी के साथ बनेगा। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी देश से भारतीय बंदरगाहों तक माल ढोने वाले भारतीय जहाजों और भारत से दूसरे देशों के बंदरगाहों को जाने वाले भारतीय जहाजों को किफायती बीमा मिलेगा। भारतीय ध्वज वाले जहाज या भारत द्वारा नियंत्रित जहाज अगर तनावग्रस्त और अस्थिर मार्गों से भी गुजरेंगे तो भी ये बीमा इन जहाजों को मिलेगा। ये पूल पतवार से लेकर मशीनरी तक और माल, P&I से लेकर युद्ध जोखिम सहित सभी समुद्री जोखिमों को कवर करेगा। साथ ही भारतीय व्यापारिक जहाजों की विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी। इससे भारत का सामुद्रिक व्यापार भी मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बीमा व्यवस्था नहीं है, ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी और गतिशील नेतृत्व में भारत ऐसा सिस्टम बना रहा है जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तो करेगा ही, साथ ही में भारत को वैश्विक व्यापार में अग्रणी बनने में सक्षम बनाएगा। ये कदम भारत को ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा करता है, जिन्होंने राष्ट्रीय व्यापार हितों की रक्षा के लिए पहले ही सरकारी बीमा सिस्टम बनाया है। इससे भारत एक अग्रणी वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भी आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।